यहाँ की सियासत ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। 1967 के बाद पहली बार द्रविडियन किलों की दीवारें एक फिल्मी सुपरस्टार की नई नवेली पार्टी ने ढहा दी। थलापति विजय की पार्टी टीवीके यानी तमिल वेट्री कड़गम ने वो कर दिखाया जो न रजनीकांत कर पाए न ही कमल हासन। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर विजय, जिनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, अब किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनने की दहलीज पर खड़े हैं। विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम, हिंदी में इसका मतलब हुआ तमिलनाडु विजय पार्टी, यानी उनके राजनीतिक दल के नाम में भी विजय है। तमिलनाडु के चुनाव में ये नारा खूब चला, विजय की सीटी भ्रष्टाचार की छुट्टी। टीवीके का चुनाव चिन्ह सीटी यानी विसल चुने जाने के पीछे गहरी राजनीतिक रणनीतिक अर्थ भी छिपे हैं। विजय ने अपनी रैलियों में संकेत दिया है कि सीटी केवल एक खिलौना नहीं है बल्कि यह विसल ब्लोअर का प्रतीक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ विसल मास अपील का भी सिंबल सीटी है। विजय की फैन फॉलोइंग खासकर युवा के बीच सीटी बजाना उत्साह और जश्न के तौर पर देखा जाता है। सिनेमा हॉल में उनकी एंट्री पर प्रशंसक अक्सर सीटी बजाते हैं। पार्टी ने इसे सिनेमैटिक क्रेज को राजनीतिक ताकत में बदलकर दिखा दिया है। तमिलनाडु के चुनावी नतीजों ने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। नतीजे आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने विजय को बधाई दे दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए विजय को बधाई दी तो राहुल गांधी ने फोन कर विजय को शुभकामनाएं दी। विजय ने दोनों नेताओं की बधाई का जवाब बहुत ही सलीके और पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ दिया है। उनके जवाबों से साफ था कि वो राज्य के हित के लिए केंद्र से सहयोग भी चाहते हैं और अपनी तमिल पहचान पर अडिग भी रहना चाहते हैं। जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां थलापति पर डोरे डालना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत कर रही है। तमिलनाडु में पिछले 50 सालों से राजनीति सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही। बीजेपी और कांग्रेस दोनों यहां हमेशा जूनियर पार्टनर बनकर रही। जहां तक बीजेपी की बात है तो उसे पता है कि वो सीधे तौर पर डीएमके को नहीं हरा सकती थी। विजय ने न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को उनके अपने गढ़ कोलाथुर में हराया भी। बीजेपी को विजय में वो तीसरा विकल्प दिख रहा है जो द्रविड़ राजनीति की जड़ों को हिला सकता है। तो वहीं कांग्रेस लंबे समय से डीएमके के साथ गठबंधन में है, लेकिन उसे कभी सरकार में हिस्सेदारी राज्य में नहीं मिली। विजय की जीत ने कांग्रेस को डीएमके को आंख दिखाने का एक मौका भी दे दिया है और तमिलनाडु कांग्रेस की इकाई तो यहां तक कह रही है कि हमको टीवीके को समर्थन देना चाहिए। आज से 42 साल पहले तमिल फिल्म वेट्री यानी विजय में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू करने वाले विजय अब सीधे सीएम की कुर्सी के साथ अपनी सियासी पारी का डेब्यू करेंगे। लेकिन इसके लिए विजय को जरूरी 10 विधायकों का समर्थन अभी जुटाना होगा क्योंकि उनकी पार्टी टीवीके को 118 के जादुई आंकड़े से 10 कदम वो दूर है, 10 विधायक कम है। ऐसे में अब तमिलनाडु में सत्ता का समीकरण किस तरह बन सकता है तो इसके कई विकल्प अब सामने दिखाई देते हैं। तमिलनाडु के पॉलिटिकल क्लाइमेक्स का पहला थलापति और ईपीएस का गठबंधन है। यह सबसे व्यावहारिक समीकरण दिखाई देता है। भले ही विजय ने चुनाव अकेले लड़ा हो, लेकिन उन्होंने एआईएडीएमके के नेता अलापड़ी के पलानीस्वामी यानी ईपीएस पर कभी व्यक्तिगत प्रहार नहीं किए। कैसे, मैं आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। 108 विधायक टीवीके के हैं, विजय के हैं और पलानीस्वामी के 47 हैं। इनको जोड़ दिया जाए तो 155 का आंकड़ा होता है। बहुमत के लिए 118 चाहिए। ये एक वायबल ऑल्टरनेटिव दिखाई देता है और ये इसलिए वायबल है क्योंकि विजय ने डीएमके को हराया और एआईएडीएमके भी उनको चुनौती दे रहा था। एक और ऑप्शन देखिए, टीवीके 108, कांग्रेस के 5, राहुल गांधी के, सीपीआई के 2, आईयूएमएल के 2 और पीएम के जो एआईएडीएमके गठबंधन में है उसके भी अगर 4 विधायक इधर आ जाएं उससे निकलकर तो ये आंकड़ा 121 पर पहुंच जाता है। ये भी बहुमत के 118 से ऊपर है। कांग्रेस ने दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन क्या ये होगा, ये देखना होगा। और एक तीसरा समीकरण भी बनता है जो कि हालांकि बहुत दूर की कौड़ी है, वो टीवीके और डीएमके एक हो जाएं। लेकिन क्योंकि डीएमके के खिलाफ विजय ने चुनाव लड़ा, स्टालिन को हराया, तो इसके साथ साथ आना थोड़ा मुश्किल लगता है। नंबर तो पूरा होता है लेकिन
कई बार हमने देखा है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था, लेकिन पहली बार जब सरकार बनी तो उन्हीं शीला दीक्षित के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया था। ये अजूबे अपनी देश की राजनीति में देखें, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा होगा क्या, ये तो खैर विजय तय करेंगे, उनकी पार्टी तय करेगी। सिर्फ उदाहरण है हमारे पास। आप देखें 2013 का दिल्ली का चुनाव, जब आम आदमी पार्टी ने, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने कांग्रेस का खुलकर विरोध किया और बिल्कुल इसी स्थिति में थे, मेजॉरिटी मार्क्स से कुछ पीछे थे। दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। ये हम सब जानते हैं कि सरकार लंबे समय तक चली नहीं। तो ये कहना कि डीएमके का खुलकर विरोध किया है और इसी के लिए डीएमके के साथ जाना असंभव है, तो असंभव शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि चले जाएं, लेकिन स्वाभाविक तौर पे ऐसा लगता है कि एआईडीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाना ज्यादा स्वाभाविक लगता है। तमिलनाडु में राज्यपाल की भूमिका अब सबसे अहम रहने वाली है। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विजय को पहला मौका मिलना तय माना जा रहा है। गेंद विजय के पाले में है। क्या वो पुराने मित्र राहुल गांधी का सहारा लेंगे या फिर नरम प्रतिद्वंदी ईपीएस के साथ मिलकर तमिलनाडु में एक नए युग की शुरुआत करेंगे? हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। आपको अपडेट्स हम आगे देते रहेंगे। अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। कोरोना का खौफ दुनिया अब तक भूल नहीं पाई है, लेकिन अब समंदर की लहरों के बीच से मौत के वायरस ने दस्तक दे दी है। अटलांटिक महासागर में एक आलीशान क्रूज, सैकड़ों मुसाफिर और अचानक मच गई चीख पुकार। शिप में सवार 3 लोगों की मौत हो जाती है अचानक। इन सब के बीच डब्ल्यूएचओ ने भी वायरस के आउटब्रेक की अब पुष्टि कर दी है। समंदर में मौत का वायरस। सोचिए, आप छुट्टियों पर निकले हों, परिवार के साथ एक शानदार लग्जरी क्रूज पे हो, शिप पर हो और अचानक आपका शिप एक क्वारंटाइन सेंटर बन जाए। ना भागने का रास्ता, बीच समंदर में आप हैं, ना छिपने की कोई जगह। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही फिल्मी अंदाज में हुआ अटलांटिक महासागर में। मैं असली किस्सा आपको बता रहा हूँ, कोई फिल्मी कहानी नहीं है। अफ्रीका के पास केप वर्ड आइलैंड के नजदीक समंदर की लहरों पर तैरते एक विशाल क्रूज शिप में सन्नाटा पसरा है। यह सन्नाटा सुकून का नहीं, मौत का है। डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुहर लगा दी है कि इस शिप पर हंटा वायरस का हमला हुआ है। दरअसल नीदरलैंड्स का एक क्रूज शिप MV हॉन्डिटस 3 हफ्ते पहले अर्जेंटीना से रवाना हुआ था। इसमें करीब 150 यात्री सवार थे। एंटार्क्टिका और दूसरी जगहों पर रुकते हुए केप वर्डे जा रहा था। इस शिप पर महामारी फैल गई। डच विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2 डच यात्री समेत 3 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई। इनमें एक बुजुर्ग दंपत्ति भी है। वहीं डब्ल्यूएचओ के मुताबिक बीमार यात्रियों में से एक दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। स्काई न्यूज ने इस आईसीयू में भर्ती मरीज को ब्रिटिश नागरिक बताया है। क्रूज शिप ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन वाइड एक्सपीडिशंस के मुताबिक केप वर्डे के अफसरों ने उन यात्रियों को जहाज से उतरने की अनुमति नहीं दी जिन्हें मेडिकल देखभाल की जरूरत थी। वहीं डच ऑफिसर 2 बीमार यात्रियों को वापस लाने और मृत यात्री के शव को वापस लाने का इंतजाम करने की अब कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है, आखिर कैसे क्रूज शिप बन गया है मौत का ताबूत? क्या हंटा वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या 3 मौतें तो सिर्फ ट्रेलर हैं? क्या पूरी दुनिया का पर एक नया खतरा मंडरा रहा है? शिप पर मौजूद लोगों में जबरदस्त पैनिक है, घबराहट है। हंटा वायरस पर दुनिया का ध्यान तब गया था पिछले साल न्यू मैक्सिको में हॉलीवुड एक्टर जीन हैकमैन की पत्नी बेट्सी अराकावा की इसी वायरस के इन्फेक्शन से मौत हुई थी। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हंटा वायरस ने सांस की गंभीर बीमारी हो सकती है। संक्रमित चूहों का मल मूत्र या लार सूख जाती है और धूल में मिल जाती है तो सांस लेते समय ये इंसानों के फेफड़ों में पहुंच जाती है। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये वायरस फेफड़ों में एक गंभीर और कभी-कभी जानलेवा इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, जिसे HPS यानी हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कहा जाता है। शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, थकान, सरदर्द और चक्कर आना शामिल है। वायरस फेफड़ों में पानी भर देता है जिससे सांस लेना लगभग असंभव हो जाता है। हंटा वायरस को बेहद खतरनाक इसीलिए माना जाता है क्योंकि डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक HPS की मृत्यु दर 38% से 50% के बीच है। किसी स्टोर रूम वगैरह की ऐसे बंद कमरे की सफाई कर रहे हैं जहां पर कई ऐसे आइटम स्टोर्ड हैं, फूड आइटम स्टोर्ड है और वहां पर चूहे हैं और उनके ड्रॉपिंग्स वगैरह वहां पर है और आप उसकी सफाई कर रहे हैं तो वो डस्ट पार्टिकल बनकर डस्ट के साथ आप
कि जब आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर में एंटर कर जाते हैं और उस तरह के वायरल इन्फेक्शन वाले लक्षण पैदा करते हैं, जैसे कि बुखार आना, शरीर में दर्द होना, कमजोरी आना या सांस लेने में दिक्कत होना। हंटा वायरस की अगर प्रिवेंशन की, रोकथाम की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा रोल है हाइजीन का, जो रोडेंट्स है उनके कंट्रोल का, चूहों